नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रीलिम्स टारगेट बैच में। आज की वीडियो में हम देखेंगे संविधान सभा से संबंधित उन सभी तथ्यों को जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं या अभी तक पूछे गए हैं। तो मैं कोशिश करूंगा वह सारे तथ्य एक साथ ले आऊं जिनका कहीं से भी पूछे जाने की संभावना बन सकती है। तो आज की वीडियो में संविधान सभा से संबंधित वह सारे तथ्य हम देखेंगे जो आपके लिए उपयोगी है। वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप इसका पूरा लाभ उठा पाएंगे। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पे। आइए देखते हैं प्रीलिम्स टारगेट बैच में संविधान सभा को। संविधान सभा का सबसे पहले हमको स्वरूप समझना होगा। हम देखते हैं पहले संविधान सभा बनती है और जब संविधान सभा बनी थी उस समय पाकिस्तान का अलग क्षेत्र नहीं हुआ था या जो भारत था उसका बंटवारा नहीं हुआ था। तो पाकिस्तान के क्षेत्र के लोग भी संविधान सभा में पहले नियुक्त हुए थे। लेकिन 3 जून 1947 को जब आया आपका माउंटबेटन प्लान और इस प्लान के तहत यह तय किया गया कि भारत और पाकिस्तान 2 देश बनेंगे, तो उसके बाद जो संविधान सभा थी उनकी सदस्य संख्या को घटाया गया और घटकर वह 299 रह गई। तो एक प्रश्न तो यह हो गया, भारत की संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो 299, 300 से एक कम। फिर पूछा जाता है कि जब संविधान पारित हुआ तो अंतिम रूप से कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? तो हस्ताक्षर कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को, और 284 सदस्य उपस्थित थे, उन्होंने ही अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए। तो 2-3 इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें है, वह आप ध्यान रखिएगा। एक तथ्य पूछा जा सकता है कि जो संविधान सभा थी उसमें अनुसूचित जाति के कितने लोग थे? तो अनुसूचित जाति के 28 लोग संविधान सभा में हमें मिलते हैं। अगला तथ्य, जब संविधान सभा बनाई गई तो उसमें कांग्रेस के कितने लोग थे? तो कहा जाता है, या जब हम आलोचना देखते हैं संविधान सभा की तो उसमें कांग्रेस का प्रभुत्व था और आरोप लगाया जाता है कि यह एक दल की सभा थी। तो 82% लोग कांग्रेस से जुड़े हुए थे या 82% सीटें कांग्रेस के पास थी संविधान सभा में। कार्यविधि के विषय में देखें तो 8 प्रमुख कमेटियां हैं या समितियां हैं संविधान सभा में। 2 साल 11 महीने का समय लगा संविधान सभा को अपना कार्य पूरा करने में या संविधान बनाने में। कुल 166 बैठकें हुई संविधान सभा के दौरान। तो संविधान सभा की 166 बैठकें हुई, 2 वर्ष 11 महीने का समय लगा, 8 प्रमुख समितियां थी, कुल 299 सदस्य थे, 284 सदस्य अंतिम रूप से संविधान पर हस्ताक्षर करते हैं। यह सारे तथ्य ध्यान रखिए। अब हमको यह समझना होगा, और जो बार बार परीक्षाओं में पूछा भी जाता है, कि किस देश के संविधान से क्या चीजें ली गई हैं। अब इसमें एक चीज आप ध्यान रखिए, कुछ लोग कहते हैं कि नकल है, मतलब किसी दूसरे देश के संविधान की नकल करके इसको बनाया गया है। इसका उत्तर डॉक्टर अंबेडकर साहब काफी अच्छे तरीके से देते हैं। वह कहते हैं कि अगर कोई भी सभ्य समाज है तो उस सभ्य समाज की जो बुनियादी आवश्यकताएं होंगी वह लगभग एक जैसी ही होंगी। मतलब जो भी बेसिक जरूरत है किसी भी समाज की, चाहे वह भारत की बात हो, इंग्लैंड की बात हो, रूस की बात हो, अमेरिका की बात हो, कनाडा की बात हो, कहीं की भी बात हो, तो जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं वह तो लगभग सबकी बराबर होंगी। तो जब भी किसी समाज में नियम कानून बनाए जाएंगे, और स्पेशली जब बात हो संविधान की, मतलब जो सबसे बेसिक नियम कानून है किसी देश का, वह बनाया जाएगा, तो बुनियादी आवश्यकताओं का ही तो ध्यान रखा जाएगा। इसका मतलब उनमें कुछ ना कुछ सिमिलरिटी हमको मिलेगी। तो यह उधारी का संविधान नहीं है, बल्कि हमने यह देखा कि दुनिया में कौन सी सबसे अच्छी प्रथाएं चल रही हैं, कौन से सबसे अच्छे नियम कानून चल रहे हैं, सबसे अच्छे संविधान कौन से हैं, कौन सी व्यवस्थाएं हैं वह पूरी दुनिया में सबसे अच्छी हैं। हमने उनको देखा। फिर हमने देखा भारतीय समाज को, कि भारतीय समाज पर वह कितने अच्छे तरीके से लागू कराया जा सकता है और उसका कितना अच्छा प्रभाव पड़ेगा भारतीय समाज पर। यह सब कुछ एनालिसिस करने के बाद हमने भारतीय संविधान का निर्माण किया। तो अगर कोई कहे कि यह उधारी का संविधान है तो उसका यह प्रॉपर आंसर बनेगा जो डॉक्टर अंबेडकर साहब देते हैं। अब हम प्रावधानों को देख लेते हैं, क्योंकि यह प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस देश से क्या लिया गया है। तो सबसे पहले ब्रिटिश संविधान को हमें देखना होगा। सबसे ज्यादा प्रावधान इसी व्यवस्था से लिया गया, या हम कहें ब्रिटिश संविधान से ही सबसे ज्यादा प्रावधान लिए गए। इसमें जो चुनावों में जीत का फैसला होगा कि जिसे सबसे ज्यादा
मत मिले वह चुनावों में विजयी हुआ। तो यह जो तरीका चुना गया इलेक्शंस में किसी को सेलेक्ट करने का, यह ब्रिटिश के संविधान से लिया गया। दूसरा, जो संसदीय स्वरूप है वह भी ब्रिटिश के संविधान से लिया गया। जो कानून के शासन का विचार है यह भी विधायिका में जो अध्यक्ष का पद है और जो उनकी भूमिका है वह भी, और जो कानून निर्माण की विधि है वह भी ब्रिटिश के संविधान से लिया गया। अब इसको आप याद कैसे रखेंगे? 1935 से ही दो सदनीय व्यवस्था हमें मिलने लगती है। और सिर्फ आप इतना ध्यान रखिए कि आजादी से पहले ही भारत में एक संसदीय व्यवस्था हमको मिलती है, और जब भारत में पहले से ही संसदीय व्यवस्था थी तो वह कहीं ना कहीं वह ब्रिटिशरों के द्वारा ही चलाई जा रही थी। मतलब उसमें उनका ज्यादा योगदान, नियम कानून कैसे बनेंगे यह ज्यादा उन्हीं लोगों ने तय किए थे। तो जब भारत का संविधान बना और जिस व्यवस्था में हम पहले से रह रहे थे और वह व्यवस्था अच्छी भी थी दुनिया के स्तर पर, तो हमने उसी को कंटिन्यू किया। हमने देखा कि जो संसदीय व्यवस्था है वह व्यवस्था अच्छी है। द्विसदनी जो व्यवस्था है, एक राज्यसभा दूसरा लोकसभा, हालांकि इनके नाम यह बाद में पड़े, लेकिन आप इतना ध्यान रखिए कि जो द्विसदनी व्यवस्था है वह व्यवस्था अच्छे तरीके से काम कर सकती थी भारतीय समाज के लिए। तो इसलिए हमने संसदीय स्वरूप चुना। तो कानून व्यवस्था थी भारत में, आपको याद हो आईपीसी, सीआरपीसी, आप इसको याद करने के लिए सिर्फ ऐसा देख सकते हैं। तो आईपीसी, सीआरपीसी यह सब कुछ भारत में पहले से ही चल रहा था। तो कानून की जो व्यवस्था है वह भी ब्रिटिश के संविधान से ली गई। जब संसदीय व्यवस्था ली गई तो जो विधायिका की व्यवस्था है वह भी ली गई, और जो कानून निर्माण की विधि है, क्योंकि पहले से ही कानून चल रहे थे तो उन्हीं को अपनाया गया। और जो मत पद्धति है यह भी आप संसदीय व्यवस्था में ही शामिल कर लीजिए। ओवरऑल जो संसदीय व्यवस्था है, नियम कानून बनाने की व्यवस्था है, वह सब कुछ ब्रिटिश के संविधान से लिया गया। दूसरा प्रावधान आयरलैंड के संविधान से हमको देखना होगा। जो नीति निर्देशक तत्व हैं वह हमको आयरलैंड के संविधान से मिलते हैं। जो फ्रांस का संविधान है वहां से जो स्वतंत्रता है, समानता है और बंधुत्व का जो सिद्धांत है वह लिया गया। अब आप ध्यान रखिए, फ्रांस में हुई थी क्रांति, और फ्रांस की क्रांति इन्हीं चीजों के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। तो इसीलिए जो फ्रांस का संविधान है उससे यह प्रावधान लिए गए। अमेरिका के संविधान से देखें तो जो मौलिक अधिकार हैं वह हमको अमेरिका के संविधान से मिलेगा। दूसरा, जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है और न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है वह हमें अमेरिका के संविधान से मिलेगी। तो लोगों के अधिकार ज्यादा हो, यह प्रावधान कहाँ मिलेगा? अमेरिका में आपको ज्यादा। तो वहीं से लिया गया मौलिक अधिकार। और जो संसदीय व्यवस्था पर कंट्रोल करने का काम करे, न्यायपालिका को आप इस तरह से समझ सकते हैं। हालांकि यह एग्जाम्पल ठीक नहीं है, लेकिन याद करने के लिए सिर्फ आपको यह ध्यान रखना होगा। तो संसदीय व्यवस्था पर रोक लगे। ब्रिटेन में आप ध्यान रखेंगे वहां की जो संसदीय व्यवस्था है वह न्यायपालिका से भी ज्यादा ताकतवर दिखती है हमें, लेकिन जो अमेरिका है वहां पर जो न्यायपालिका है वह ज्यादा शक्तिशाली दिखती है संसद की तुलना में। तो भारत में भी जो संसद है वह कई बार कम पावरफुल दिखती है कोर्ट के आगे। तो न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है, या आप ऐसे समझिए कि न्यायपालिका से संबंधित जो तथ्य हैं वह अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अगला हम देखें कनाडा का संविधान। एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप, अर्थात जो केंद्र है वह ज्यादा शक्तिशाली हो और जो राज्य सरकारें हैं वह थोड़ा कम शक्तिशाली हो, और दोनों मिलकर एक संघ बनाए, राज्य और केंद्र, और उसके माध्यम से शासन चले। अमेरिका के केस में आप देखेंगे कि यहाँ संघ की व्यवस्था है। संघ की व्यवस्था का मतलब अमेरिका में जो राज्य हैं इनको यह अधिकार है कि वह संघ से अलग भी हो सकते हैं, लेकिन भारत में जो व्यवस्था है उसमें राज्यों को यह अधिकार नहीं है कि वह भारतीय संघ से अलग हो जाएं। तो यह कहां से लिया गया? कनाडा के संविधान से। जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, जो बची हुई शक्तियां हैं, 3 सूचियां हैं, केंद्र की, राज्य की और समवर्ती सूची। तो जो समवर्ती सूची है, राज्य सूची है और केंद्र सूची है, इन तीनों के बाहर का कोई अगर विषय है उनको कहेंगे अवशिष्ट शक्तियां या अवशिष्ट विषय। उन पर निर्णय लेने का अधिकार किसका है? यह हमको कनाडा के संविधान से मिलता है। फिर देखें संविधान निर्माण की जो मांग हुई वह सबसे पहले कब हुई? यह तथ्य भी बार बार पूछा जाता है। तो हम देखें 1934 में सबसे पहली बार एम.एन. रॉय ने इसकी मांग रखी थी। बाद में 1935 में कांग्रेस ने भी इसकी मांग की थी। वहीं 1938 में जो नेहरू घोषणा पत्र आया था उसमें भी यह मांग की गई कि संविधान का निर्माण किया जाए और संविधान निर्माण में जो व्यवस्था चुनी जाए
उनके सदस्यों को चुनने की वह वयस्क मताधिकार के द्वारा चुनी जाए। मतलब संविधान सभा में जो लोग हों उनको वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना जाए और उन्हीं के द्वारा भारत का संविधान बनाया जाए। जो नेहरू जी की यह मांग थी उसको 1940 में अगस्त प्रस्ताव में स्वीकार किया गया और उसी के बाद भारत का संविधान बनने का जो प्रावधान था वह आगे बढ़ा। 1942 में क्रिप्स मिशन आया और यह अपने साथ ब्रिटिश प्रतिनिधियों को भी लेकर आया था कि भारत में संविधान का निर्माण किस तरह से हो, उसके प्रावधान कराए जा सके। लेकिन इसके प्रावधानों को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया क्योंकि अभी भी जो पाकिस्तान के बंटवारे की मांग है उसको स्वीकार नहीं किया गया था। स्वीकार कब किया गया? 3 जून को माउंटबेटन प्लान में। तो जब मुस्लिम लीग की बात नहीं स्वीकार की गई तो मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन को ही अस्वीकार कर दिया। मांग हो रही थी 2 राष्ट्रों की। फिर आता है कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को। इसमें लॉर्ड पेंथिक, लॉरेंस, सर स्टैफर्ड, एवी अलेक्जेंडर और इन लोगों ने भी जो 2 संविधान सभा की मांग हो रही थी या 2 राष्ट्रों के लिए अलग अलग संविधान सभाएं हो उसकी मांग हो रही थी, उस मांग को ठुकरा दिया गया। फिर आता है समय 1946 का। नवंबर 1946 में कुल 389 सदस्यों की व्यवस्था बनाई जाती है। यह 389 सदस्य मिलकर संविधान का निर्माण करेंगे। अब इसमें आप ध्यान रखिएगा, इसमें भारत के भी लोग हैं और पाकिस्तान के भी लोग हैं। मतलब पूरा जो भारत था उसके लोग थे। उस समय तो पाकिस्तान बना भी नहीं था। तो 389 कुल सदस्य थे। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत की थी, जिनमें से 292 का चयन जो गवर्नर थे प्रांतों के उनके द्वारा किया जाता। इनमें 11 राज्यों में विधानसभाएं थी तो वहां से गवर्नरों के द्वारा 292 सदस्यों का चयन किया जाता। 4 लोगों का चुनाव होता और वहां के जो लोकायुक्त हैं, मतलब राज्यों का जो मुख्य लोकायुक्त था उसके द्वारा यह चुनाव होता। तो 292 सीटें गवर्नर द्वारा, 4 सीटें प्रांतीय लोकायुक्तों द्वारा। तो ब्रिटिश भारत की जो 296 सीटें थी, यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चंस फंसाएगा कि उनमें से सबका चयन गवर्नर द्वारा किया गया था। तो वहां पर यह तथ्य गलत हो जाएगा क्योंकि सबका चयन गवर्नर द्वारा नहीं किया गया था। 292 का चयन गवर्नर द्वारा किया गया था, 4 का चयन लोकायुक्तों द्वारा किया गया था। इन चारों में अगर हम देखें तो दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान था। 93 सीटें देसी रियासतों को दी गई थी। तो 389 कुल सीटें हैं। 296 सीटें ब्रिटिश भारत के या जहां ब्रिटिश सरकार का अधिकार था या उनके कंट्रोल में था और 93 सीटें जहां पर देसी रियासतें थी उनको दी गई। इन देसी रियासतों से जो संविधान सभा के सदस्य होंगे उनका चयन देसी रियासतों के प्रमुख करेंगे और वह अपने सदस्य का चुनाव कर संविधान सभा में भेजेंगे। लेकिन भारत पाकिस्तान के बंटवारे का मुद्दा था और बहुत सारी ऐसी रियासतें भी थी जो स्वतंत्र रहना चाहती थी। तो उन सभी कारणों से जो रियासतें थी इन्होंने अपना नाम संविधान सभा को नहीं भेजा। इन्होंने निर्णय लिया कि यह संविधान सभा से अलग रहेंगे। तो किन लोगों ने नहीं भेजा? एक तो मुस्लिम लीग के क्षेत्र से, वहां से नॉमिनेशन नहीं आया और जो देसी रियासतें थी उनसे भी नॉमिनेशन नहीं आया। हालांकि बाद में कुछ सदस्य शामिल हुए। कहां से? देसी रियासतों से। इनमें बड़ौदा, बीकानेर, जयपुर, पटियाला, रीवा और उदयपुर। यह वह क्षेत्र है जहां के सदस्य देसी रियासतों से आए थे। अब देखें हम जो ब्रिटिश प्रांत की सीटें थी, इनमें मुख्यतः 3 प्रमुख समुदाय थे। एक मुस्लिम, दूसरा सिख और तीसरा जनरल। मतलब बाकी जो बचे हैं इनको जनरल में कैटेगराइज कर दिया गया। और इनकी जिस हिसाब से जनसंख्या थी परसेंटेज में, मतलब भारत की उस समय जितनी जनसंख्या थी और उनमें इनकी जितनी जनसंख्या थी उसके रेशियो में सीटों का बंटवारा कर दिया गया। किसी भी समुदाय के, मतलब यह जो तीनों समुदाय हैं, इन समुदाय के जो प्रतिनिधि चुने जाएंगे उनका चयन कहाँ होगा? प्रांतीय असेंबली में, और उसी समुदाय के सदस्य ही उनका चयन करेंगे। अब यहाँ आप अंतर समझिए। मान लेते हैं एक असेंबली है, वहां कुल 100 सदस्य हैं। अब इन 100 सदस्यों में 10 मुस्लिम हैं, 5 सिख हैं और बाकी बचे 85 जनरल कैटेगरी के हैं। तो अब देखिए, जनरल कैटेगरी से मान लेते हैं 5 सदस्य जाने हैं। एक जाना है सिख कैटेगरी से और 2 जाने हैं मुस्लिम कैटेगरी से।
ऐसे एग्जाम्पल के रूप में हम देख रहे हैं। तो अगर 2 सदस्य जाने हैं मुस्लिम कैटेगरी से, तो यही 10 लोग मिलकर तय करेंगे कि उनके समुदाय का नेतृत्व कौन करे। ये 5 लोग मिलकर तय करेंगे कि इनके समुदाय का नेतृत्व कौन करे। ये 85 लोग मिलकर तय करेंगे कि इनके समुदाय का नेतृत्व कौन करे। तो इस तरह से अपने समुदाय के लोगों का चयन किया गया और संविधान सभा में भेजा गया। इस तरह का प्रावधान था। और चुनाव कैसे हुआ? एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से और समानुपातिक प्रतिनिधि तरीके से यह मतदान हुआ। इन दोनों को हम बहुत डिटेल में कवर कर चुके हैं, आप पिछली वीडियोस में देख लीजिएगा। हमने एग्जाम्पल्स के साथ इनको बहुत डीप डाउन होकर समझा है। अब देखें हम जो ब्रिटिश सीटें थी या जहां ब्रिटिश गवर्नमेंट का सीधा कंट्रोल था, वहां की जो सीटें थी, तो कुल कितनी सीटें थी वहां पर? 296। अभी हमने पीछे देखा। यहां पर जुलाई से लेकर अगस्त 1946 के समय सदस्यों का चुनाव हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, उसके पास 208 सीटें थी और जो मुस्लिम लीग थी उसके पास 73 सीटें थी। लेकिन 3 जून का प्लान आता है, माउंटबेटन प्लान। तो पहले तो मुस्लिम लीग ने यह तय किया था कि वह संविधान सभा में शामिल नहीं होंगे और उनका मुद्दा क्या था? पाकिस्तान का बंटवारा। उन्हें पाकिस्तान एक राष्ट्र के रूप में चाहिए था और जब तक यह मांग नहीं मानी गई तब तक मुस्लिम लीग के सदस्य नहीं शामिल हुए। 3 जून को जब यह प्लान स्वीकार हुआ और यह तय हो गया कि अब भारत के 2 हिस्से होंगे, एक भारत, दूसरा पाकिस्तान, तो मुस्लिम लीग के कुछ सदस्य बैठक में शामिल हुए। जो छोटे समूह हैं, जो स्वतंत्र सदस्य हैं, इनको भी 15 सीटें मिली थी। अब हम समझे कि संविधान सभा की जो कार्य प्रणाली है, इस प्रकार से वहां काम चल रहा था। तो पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। सबसे पहले जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने बैठक का बहिष्कार किया क्योंकि अभी भी पाकिस्तान की मांग स्वीकार नहीं की गई थी। जब आया माउंटबेटन प्लान 3 जून को, उसके बाद कुछ सदस्य शामिल हुए। कुल मिलाकर 211 सदस्यों ने पहली बैठक में हिस्सा लिया और फ्रांस की तर्ज पर यह व्यवस्था बनाई गई कि जो सबसे वरिष्ठ सदस्य है उसको अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया जाए। तो सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य नियुक्त किया गया और यह व्यवस्था कैसे है? फ्रांस के आधार पर। बाद में राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और अस्थायी अध्यक्ष कौन था? राजेंद्र प्रसाद। 2 उपाध्यक्ष भी हमें मिलते हैं, एक डॉक्टर HC मुखर्जी, दूसरा VT कृष्णमाचारी। तो 2 उपाध्यक्ष और 1 अध्यक्ष हमें मिलता है। कुल 211 सदस्यों ने पहली बैठक में भाग लिया था। फिर आता है उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव 13 अगस्त 1946 को पेश हुआ, जिसमें यह बताया गया कि संविधान सभा का या संविधान बनाने का उद्देश्य क्या है। जवाहरलाल नेहरू ने इस उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। 22 जनवरी 1947 को यह सर्वसम्मति से पास हो गया। इनमें प्रमुख प्रस्ताव देखें तो क्या थे? सबसे पहला कि एक स्वतंत्र और संप्रभु गणराज्य की स्थापना की जाएगी, मतलब भारत पूरी तरह से स्वतंत्र होगा और संप्रभु होगा। संप्रभु का मतलब अपने निर्णय यह खुद से ले सकता है, किसी तरह का कोई दबाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत सरकार पर काम नहीं करेगा। दूसरा, उन सभी क्षेत्रों की सीमाएं तय करना जो भारतीय क्षेत्र में शामिल हैं। यह भी संविधान सभा का उद्देश्य था। भारत का जो स्थान प्राचीन काल में था, उस स्थान को और उस सम्मान को भारत को दिलवाना, यह भी उद्देश्य प्रस्ताव का लक्ष्य था। मतलब ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जाएं संविधान में, भारत को उसका अपना स्थान फिर से प्राप्त हो। जो शक्तियां हैं भारत में, उनका स्रोत भारत की जनता हो। मतलब अल्टीमेटली जो ओरिजिनेशन हो पावर का, वह भारत की जनता द्वारा हो। भारत की जनता यह तय करे कि किसके पास कितनी शक्ति होगी, कौन क्या काम करेगा, कौन क्या काम नहीं करेगा। तो जनता के पास सबसे ज्यादा शक्ति हो या सभी शक्तियों का स्रोत भारत की जनता हो। सभी के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय की व्यवस्था हो, सबके लिए समानता की व्यवस्था की जाए। जो अल्पसंख्यक हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इनको पर्याप्त सुरक्षा मिले। तो यह सब कुछ हमें उद्देश्य प्रस्ताव में दिखता है। फिर आता है 3 जून 1947। यहाँ पर माउंटबेटन योजना पेश होती है और भारत का बंटवारा तय किया जाता है। संविधान सभा से संबंधित कुछ प्रमुख तिथियां हमें देखनी होंगी, जैसे अंतिम कार्य दिवस कब था? 26 नवंबर 1949 को। अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को। यह अंतर ध्यान रखिएगा, अंतिम बैठक होगी 24 जनवरी 1950 को, अंतिम
कार्य दिवस, जब संविधान सभा के रूप में कार्य करेंगे। अंतिम कार्य दिवस है 26 नवंबर 1949 को। उसके बाद पेश हुआ भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और इसके द्वारा जो संविधान सभा थी उसकी स्थिति में 3 प्रमुख परिवर्तन किए गए। पहला, संविधान सभा को पूरी तरह से संप्रभु बनाया गया कि संविधान सभा जो चाहेगी वह निर्णय ले सकती है, उसके लिए वह पूर्णतः स्वतंत्र है और ब्रिटिश का कोई भी कानून भारत सरकार मानने के लिए बाध्य नहीं है। भारत सरकार अपने नियम कानून स्वयं से तय कर सकता है। तो संविधान सभा थी उसको विधायिका का भी अधिकार दिया गया, अर्थात जो विधि बनाने का काम है, जो कानून बनाने का काम है, वह भी संविधान सभा को सौंपा गया। यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इस संविधान सभा को कब कानून बनाने का काम सौंपा गया? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के माध्यम से संविधान सभा को कानून बनाने का कार्य सौंपा गया और इसके अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। जब संविधान सभा में संविधान बनाने की बैठक होती थी उस समय राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष होते थे। जब कानून बनाने के लिए बैठक होती थी उस समय अध्यक्ष कौन होते थे? जीवी मावलंकर। सदस्य संख्या में कटौती भी की गई क्योंकि पाकिस्तान का बंटवारा हो चुका है, तो सदस्य संख्या घटाई गई। तो 3 प्रमुख परिवर्तन किए गए। एक, संविधान सभा को संप्रभु बनाया गया। संविधान सभा विधायिका का भी कार्य करने लगी और इनके सदस्यों की संख्या घटा दी गई। तो कुल सदस्य संख्या हम ठीक से समझ लें कि कैसे कब कब क्या परिवर्तन हुए थे। सबसे पहले कुल सदस्य थे 389, फिर आई 3 जून या फिर माउंटबेटन योजना। इससे जो पाकिस्तान की मांग थी वह स्वीकार की गई। भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग देश बनेंगे। अब जो सदस्य संख्या थी वह घटकर रह गई 299, मतलब 90 सदस्य कम हो गए पाकिस्तान बनने के बाद। जो ब्रिटिश प्रांत थे उनकी सदस्य संख्या जो पहले 296 थी, मतलब ब्रिटिश प्रांतों से 296 सदस्य आने थे, अब उनकी संख्या घटाई गई, उनको किया गया 229। जो देसी रियासतें थी जिनकी सदस्य संख्या पहले 93 थी उसको घटाकर किया गया 70। तो कुल मिलाकर ब्रिटिश प्रांत से 229, देसी रियासतों से 70 सदस्य शामिल हुए और कुल मिलाकर 299 सदस्य संख्या रह गई संविधान की, भारतीय संविधान की। संविधान सभा को कुछ अन्य कार्य भी सौंपे गए थे, जैसे 1949 में जो राष्ट्रमंडल की सदस्यता थी भारत की, उसका सत्यापन करने का कार्य भी सौंपा गया। 22 जून 1950 को राष्ट्रीय ध्वज भी अपनाया गया संविधान सभा द्वारा। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को, राष्ट्रीय गान को और राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। तो 3 अन्य कार्य भी हमको दिखते हैं संविधान सभा के। पहला, इसका काम संविधान बनाने का था, लेकिन संविधान बनाने के साथ साथ इसने 3 अलग कार्य भी किए जो संविधान बनाने से अलग है। तो इस तरह से हमने यह समझा कि भारतीय संविधान किस प्रकार से बना, किस तरह से सीटों का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान बनने से पहले और पाकिस्तान बनने के बाद कितनी सदस्य संख्या थी, सदस्य कहां से कितने आ रहे थे, और जब संविधान सभा अंतिम बैठक करती है तो उस समय सदस्य संख्या कितनी है और अंतिम रूप से कितने लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। यह सब कुछ हमने देख लिया है। परीक्षाओं में इसी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।